कल्पना कीजिए, साल 1915 का समय है। प्रथम विश्व युद्ध की आग में पूरा यूरोप जल रहा है। आसमान से बम गिर रहे हैं और पेरिस शहर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। वो समय बहुत ही खौफनाक था। हाँ, तो इस भारी अफरा तफरी के बीच एक इंसान चुपचाप दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन के पूरे मुख्यालय और ऐतिहासिक दस्तावेजों को पैक करता है और उन्हें चोरी छिपे सीमा पार एक ऐसे देश में ले जाता है जो इस युद्ध में तटस्थ है। मतलब स्विट्जरलैंड, है ना? एकदम सही। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है। ये असल वजह है कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का मुख्यालय रातों रात पेरिस से हटाकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थानांतरित किया गया था। वाकई। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पहलू है जो रोंगटे खड़े कर देता है। इतिहास केवल तारीखों और आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है। इसके पीछे इंसान के जज्बे की बहुत गहरी कहानियां छुपी होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन्हीं कहानियों के साथ पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा इस विस्तृत चर्चा में सभी श्रोताओं का स्वागत है। जी हाँ, सभी का स्वागत है। आज की ये चर्चा विशेष रूप से पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल प्रमोशनल परीक्षाओं की तैयारी के लिए दी गई है। मतलब अगर आप एलडीसीई यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये डीप डाइव आपके लिए ही है। एकदम सही। और मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगी कि पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स एलडीसीई परीक्षाओं की तैयारी में बेहद उपयोगी और प्रामाणिक हैं। बिल्कुल। तो आज का विषय क्या है? आज का हमारा विषय है खेल परिदृश्य यानी स्पोर्ट्स सिनारियो, और हमारा मुख्य स्रोत है लेक्चर 03 स्पोर्ट्स पोस्टल ज्ञान पीडीएफ। इस चर्चा का लक्ष्य सभी तथ्यात्मक और सांख्यिकीय जानकारियों का इतनी गहराई से विश्लेषण करना है कि परीक्षा के लिए कोई भी बिंदु न छूटे। मतलब मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि इन प्रमोशनल परीक्षाओं की तैयारी करना ना किसी मैराथन को दौड़ने जैसा है। आपको अपनी ऊर्जा बचाकर लंबी दूरी तय करनी है। बिल्कुल, आपको फिनिश लाइन तक टिके रहना होता है। और जब बात खेल परिदृश्य की आती है तो ये सही तथ्य और आंकड़े उस एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करते हैं जो आपको फिनिश लाइन तक पहुंचने में मदद करते हैं। बहुत बढ़िया उपमा दी आपने। तो आधुनिक खेल परिदृश्य को समझने के लिए सबसे पहले खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के इतिहास को समझना आवश्यक है। हाँ, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, प्राचीन ओलंपिक 776 ईस्वी में यूनान के ओलंपिया में शुरू हुए थे। अच्छा, 776 ईस्वी। जी, लेकिन आधुनिक ओलंपिक बहुत बाद में 1896 ईस्वी में एथेंस में शुरू हुए। 1896। इतने लंबे अंतराल के बाद किसी आयोजन को खड़ा करना कितना मुश्किल रहा होगा, और इसके लिए एक मजबूत विजन चाहिए। ओलंपिक का आदर्श वाक्य इसी विजन को दर्शाता है ना? बिल्कुल। नोट्स में ओलंपिक का आदर्श वाक्य या मोटो बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसके 4 लैटिन शब्द हैं: मिसिटियस, अल्टियस, कम्युनिटर और फोर्टियस। मिसिटियस का मतलब होता है तेज, है ना? जी हाँ, मिसिटियस यानी तेज, अल्टियस यानी ऊंचा, कम्युनिटर यानी एक साथ, और फोर्टियस का मतलब है शक्तिशाली। परीक्षाओं में अक्सर इन शब्दों के अर्थ सीधे पूछ लिए जाते हैं। सही बात है। और ओलंपिक की जब भी बात आती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वो 5 रिंग्स वाला ध्वज आता है। मुझे ये ग्लोबल पहेली की तरह लगता है जहां हर रंग एक महाद्वीप को जोड़ता है। बिल्कुल, वो ओलंपिक ध्वज ही है जो सबको एक साथ लाता है। इसमें 5 रिंग्स होते हैं। नीला रंग यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया के लिए जी, और काला रंग अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, और लाल रंग उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। मतलब ये रिंग्स पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का प्रतीक है। और इन खेलों को संचालित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी है। एकदम सही। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष ग्रीस के दिविटेरियम विडेलम थे। और वर्तमान अध्यक्ष कर्स्टी कोवेंट्री हैं। इसका मुख्य कार्य ओलंपिक खेलों का संचालन करना है। और इसका मुख्यालय लुसाने में है, जिसकी कहानी हमने शुरुआत में बताई, पेरिस से लुसाने का सफर। तो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 एथेंस में हुआ। और शीतकालीन खेल? पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के शैमोनिक्स में हुआ। इसके अलावा पहला पैरा ओलंपिक 1960 में इटली के रोम में आयोजित हुआ था। अच्छा, 1960 रोम में। और मुझे लगता है युवाओं के लिए भी तो अलग से खेल होते हैं ना? जी हाँ,
पहला युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2010 में सिंगापुर में और युवा शीतकालीन ओलंपिक 2012 में ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में शुरू हुआ। ये टाइमलाइन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब वैश्विक ढांचे से निकलकर हम उस हिस्से पर आते हैं जो LDCE परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, भारत का ओलंपिक प्रदर्शन। बिल्कुल, भारत का इतिहास और वर्तमान प्रदर्शन। भारत में इस पूरे खेल परिदृश्य को संचालित करने का काम भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA करता है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी, है ना? जी, 1927। और सबसे खास बात यह है कि इसकी वर्तमान अध्यक्ष PD उषा हैं। पायोली एक्सप्रेस, ये तो बहुत गर्व की बात है कि एक महान एथलीट खेल प्रशासन चला रही है। बिल्कुल, और अगर ऐतिहासिक पदकों की बात करें तो स्रोत के अनुसार भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक KD जाधव ने 1952 की हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांसे के रूप में जीता था। 1952 में, मतलब आजादी के ठीक बाद? उसके बाद तो काफी लंबा सूखा रहा था। जी, फिर सीधा 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांसे जीता। हाँ, लिएंडर पेस का वो पदक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और महिलाओं में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांसे जीता, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर का निशानेबाजी में रजत पदक आया। ये सभी ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं, लेकिन प्रमोशनल परीक्षाओं में टोक्यो और पेरिस ओलंपिक से बहुत सवाल आते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में तो भारत ने कमाल ही कर दिया था। बिल्कुल कर दिया था। टोक्यो में मीराबाई चानू और लवी दहिया ने रजत पदक जीते और एल बोर्गोहेन, PV सिंधु, बजरंग पूनिया और हमारी पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते। हॉकी टीम का कांस्य बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। और उसके बाद नीरज चोपड़ा का वो ऐतिहासिक स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा तो मतलब एथलेटिक्स में भारत का चेहरा बन गए हैं। हाँ, मुझे नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन एक निरंतर चमकते सितारे की तरह लगता है। टोक्यो का स्वर्ण और फिर पेरिस में भी उनका जलवा कायम रहा। एकदम सही कहा आपने। पेरिस ओलंपिक 2024, जो कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, वो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित हुआ। और इस बार का आदर्श वाक्य क्या था? इस बार का मोटो था गेम्स वाइड ओपन और शुभंकर यानी मैस्कॉट द फ्रीजेस था। द फ्रीजेस, ये नाम थोड़ा अजीब है। इसके पीछे कोई कहानी है क्या? जी बिल्कुल। वेब से अगर मैं एक रोचक जानकारी दूं तो ये फ्रीजेस वास्तव में एक लाल रंग की फ्रीजियन टोपी पर आधारित है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये टोपी आज़ादी का प्रतीक थी, इसलिए गेम्स वाइड ओपन के नारे के साथ ये एकदम सटीक बैठती है। अरे वाह, मतलब शुभंकर के पीछे भी इतनी गहरी ऐतिहासिक सोच है। अच्छा, पेरिस में शीर्ष रैंक किस देश की रही? शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। उन्होंने कुल 126 पदक जीते, जिसमें 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य शामिल थे। 126 पदक, बाप रे। और भारत की क्या स्थिति रही? भारत इस बार 71वीं रैंक पर रहा। हमने कुल 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य। और वो एक रजत पदक ज़ारा नीरज चोपड़ा ने ही भाला फेंक में जीता। जी। इसके अलावा निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीता। स्वप्निल कुशाले ने भी 50 मीटर राइफल में कांस्य जीता। निशानेबाजी में अच्छा प्रदर्शन रहा। हाँ, और अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य जीता। और हमारी हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक अपने नाम किया। हॉकी का नाम सुनते ही मुझे नोट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु याद आ गया। जी। भारत ने ओलंपिक हॉकी में अपनी शुरुआत 1928 में की थी। बिल्कुल, मतलब 1928 में शुरुआत और 2024 में पदक। Exactly. ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। खैर, अब अगर हम 17 में पैरा ओलंपिक 2024 की बात करें जी, तो उसका क्या हाल रहा? पैरा ओलंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चले। अच्छा। इसका शुभंकर भी वही फ्रीजियन टोपी था। उसमें चीन ने शीर्ष रैंक हासिल की। चीन ने? जी। कितने पदक जीते उन्होंने? चीन ने कुल 220 पदक जीते, 94 स्वर्ण, 76 रजत और 50 कांस्य। 220 पदक। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे पैरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। क्या आप उस आंकड़े का विश्लेषण कर सकती हैं? वाकई भारत का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। भारत 18वीं रैंक पर रहा। 18वीं रैंक मतलब ग्रीष्मकालीन में 71वीं और पैरा ओलंपिक में सीधे टॉप 20 में। बिल्कुल। हमने कुल 29 पदक जीते, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। ये आंकड़ा परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है।
18वीं रैंक और 29 पदक। इससे तो उम्मीदवारों को रट लेना चाहिए। अच्छा, ओलंपिक की इस पूरी चर्चा के बाद राष्ट्रमंडल खेल और प्रमुख विश्व कप की तरफ चलते हैं, क्योंकि सिलेबस में ये भी तो अहम है ना। एकदम। राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, इनकी शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। इनका आयोजन भी हर 4 साल में होता है। और भारत ने इसमें पहली बार कब हिस्सा लिया था? भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में आयोजित खेलों में भाग लिया था। और आपको याद ही होगा, 2010 में भारत ने इनकी मेजबानी भी की थी और दूसरा स्थान प्राप्त किया था। हाँ, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, वो तो हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छा, 23वें खेलों का आयोजन कहाँ होने वाला है? 23वें खेलों का आयोजन 2026 में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और यहाँ एक रोचक तथ्य ये है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बार, यानी कुल 6 बार मेजबानी की है। 6 बार? ये तो बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्व कप में भी एकदम हावी है। 2023 का क्रिकेट विश्व कप भी तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है ना? जी बिल्कुल। आईसीसी द्वारा आयोजित 2023 क्रिकेट विश्व कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और यह उनकी छठी जीत थी। छठी जीत मतलब राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी 6 बार और क्रिकेट विश्व कप भी 6 बार जीता। ये तो 6 का जो पैटर्न है, ये परीक्षा के लिए याद रखने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। बहुत सही पकड़ा आपने। ये रूल ऑफ 6 उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा फॉर्मूला बन सकता है। हालांकि इस विश्व कप में भारत उप विजेता रहा, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि भारत ने 1983 और 2011 में से जीता था। बिल्कुल। और अगर हम हॉकी विश्व कप 2023 की बात करें, तो पुरुष हॉकी विश्व कप का उपविजेता बेल्जियम रहा। और महिला हॉकी विश्व कप का? महिला हॉकी विश्व कप नीदरलैंड्स में आयोजित हुआ था। इसमें विजेता नीदरलैंड्स ही रही और उपविजेता अर्जेंटीना रही। और अगला 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होगा। यहाँ एक और चीज जो मुझे नोट्स में बहुत अच्छी लगी, वो है खेल की शब्दावली। परीक्षाओं में ऐसे तकनीकी शब्द बहुत आते हैं। जी, जैसे हॉकी में स्टेक, स्कूप, मिड लाइन, ट्रायर या टाई ब्रेकर, बॉल इन, बुली आदि। बुली, ये शब्द तो बहुत अजीब है। हाँ, अगर हम वेब से इस खेल के इतिहास को देखें, तो पहले जब खेल को शुरू करना होता था या रुकावट के बाद दोबारा शुरू करना होता था, तो 2 खिलाड़ी अपने स्टिक को 3 बार आपस में टकराते थे। उसे बुली कहा जाता था। अच्छा, मतलब ये ऐतिहासिक नियम है। ऐसे ट्रिकी सवाल ही तो मेरिट तय करते हैं। अब आखिर में टेनिस की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। पुरुष एकल विजेता स्पेन के कार्लोस अल्कराज रहे और उप विजेता अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और जैनिक सिनर रहे। और महिला एकल में? महिला एकल विजेता अमेरिका की मैडिसन कीज और कोको गॉफ रहीं, जबकि उप विजेता बेलारूस की आर्याना सबलेंका रहीं। मतलब इतने सारे तथ्य और आंकड़े हमने कवर कर लिए हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है श्रोताओं की स्मृति का परीक्षण करने का। ज्ञान की परीक्षा यानी क्विज टाइम। बिल्कुल, मैं एकदम तैयार हूँ। आप सवाल पूछिए। तो मेरा पहला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में पीला रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है? इसका सीधा सा जवाब है एशिया महाद्वीप। एकदम सही। अब दूसरा सवाल, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में किस वर्ष और कहां भाग लिया था? भारत ने पहली बार 1934 में भाग लिया था और वे खेल लंदन में आयोजित हुए थे। बिल्कुल सही जवाब। तो जो उम्मीदवार सुन रहे हैं वो समझ लें कि प्रमोशनल परीक्षाओं में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं। आपको बस तथ्य याद रखने हैं। और इसीलिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस के ये नोट्स इतने प्रामाणिक और सटीक हैं। इनमें कोई फालतू जानकारी नहीं है, बस वही तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो आज की इस तथ्यात्मक चर्चा का सारांश यही है कि प्राचीन ओलंपिक से लेकर 2024 के पेरिस ओलंपिक तक और कॉमनवेल्थ से लेकर विश्व कप तक सही जानकारी ही आपकी सफलता की चाबी है। एकदम सही। और आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक बात करना चाहूंगी। बताइए, वो क्या है? हमने स्रोत में देखा कि भारत ने ओलंपिक हॉकी में अपना डेब्यू 1928 में किया था और 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी उन्होंने कांस्य जीता। हाँ, मैंने भी इस पर ध्यान दिया था। मतलब लगभग 1 सदी, 100 साल का ये सफर ये सोचने पर मजबूर करता है कि कोई खेल केवल एक प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि ये एक राष्ट्र की पहचान बन जाता है। इस 1 सदी के सफर ने भारतीय हॉकी को अमर कर दिया है। क्या बात है! वाकई ये खेल कैसे पीढ़ियों को जोड़ता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
बहुत ही गहरी बात कही आपने। जी। तो इसी के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पोस्टल ज्ञान क्लासेस। सभी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पोस्टल ज्ञान क्लासेस लेक्चर। परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।